अच्छा मॉडल 1 यही किया है, इसका मतलब तुम्हें पता है तो मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा नहीं, इस बार सच में सच है, नहीं सच में सच है। तुम्हारा कितना पेज है बताओ? नहीं नहीं नहीं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। अरे यार ये आरबीआई का केस है, मैं ज्यादा क्या पढ़ाऊंगा इसमें, मुझे आरबीआई का खुद ही नहीं मालूम रहता है। हाँ अच्छा अच्छा, तो चलो चलो तो तुम लोग के साथ डील कर लेता हूँ, अच्छा सा डील। इसके बाद ही अच्छा मान लो ये आरबीआई वाला पढ़ा दिया पूरा, उसके बाद बच क्या जाएगा? वो शेयर मार्केट वाला बच जाएगा और सेंसेक्स निफ्टी। तो सेंसेक्स निफ्टी और शेयर मार्केट का ट्रेडिंग कराना अगली क्लास के लिए रखूं तो एक क्लास और लग जाएगा फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ये भी छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं, एक क्लास 2 घंटे का और लूंगा, उसमें सेंसेक्स निफ्टी और शेयर ट्रेडिंग। लेकिन हाँ शेयर ट्रेडिंग का मैं आज एक काम दूंगा तुम लोग को, वो काम करके आना पड़ेगा, और एक किसी बच्चे के साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लूंगा, ठीक है? ये काम मैं आज कर लेता हूं और ये मैं पढ़ाता हूं, ये 10 मिनट से ज्यादा अगर मैंने टाइम ले लिया तो मेरा नाम नीतीश कुमार जायसवाल ही रहेगा। चलो देखो, आइए। नहीं नहीं सच में देखो, इस बार जो रहा मैंने पिछले बार नहीं था, तुम देखोगे तो एडिशन में जाएगा ये। हाँ ये 3 चीज लिखा हुआ था, लेकिन इस बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आओ हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी जल्दी स्पीड में, हेडिंग बोलो। इंपैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑन स्टॉक मार्केट। सारे बच्चों के बुक में, कुछ बच्चों के बुक में बस 1 2 3 लिखा होगा, और इसको इस बार मैंने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन। आइए, अच्छा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, क्या उन पे कुछ पॉलिसीज का इंपैक्ट होता है? यस। कौन कौन सी पॉलिसी? फर्स्ट बोलो, बोलो बोलो, FED पॉलिसी, फुल फॉर्म बोलो। फेडरल रिजर्व बैंक कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है। जैसे भारत में कौन है? आरबीआई, तो वहां का कौन है? फेडरल बैंक। कौन है? फेडरल। सबके बुक में है ना ये? किसे किसे बुक में नहीं है ये? मतलब पूरा एक्सप्लेन्ड नहीं है, एडिशन में है ना? वो जो नई बुक मिली है उसमें, उसमें ही है पूरा ये ऐसे 1 2 करके लिखा हुआ, बस 1 2 3 लिखा हुआ है और पूरा नहीं है, तो न्यू बुक में है तो वो देखो। अच्छा ओल्ड सिलेबस की बुक है इसका मतलब। चलो ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, इधर देखिए इधर देखिए। कोई बात नहीं, ये जो दिख रहा ना ये एडिशन में मिलेगा। वहां कोमल मैम है ना, उनसे एडिशन ले लेना। एडिशन है सिक्योरिटी लॉग तुम्हारे पास तो अभी दे दो ना, अभी अगर है तो। किसी के पास एडिशन नहीं है? अरे है कि बाहर तुम लोग उसमें समोसा खाते हो बैठ के डेली? दे दो तो दे दो। जो बात उठ रहा है एक बार चेक करके देखना, ये लोग बाहर पेज भी बेचता है। सिक्योरिटी लॉ का ही लेके आ रही हो ना? हाँ इसको दे दो, वहां से स्टार्ट करो उधर से। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, रुक जाओ भाई, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब देखो और बताओ किसके पास एडिशन नहीं है? उधर एडिशन के किस पेज नंबर पे ये है, ये बता दो मुझे। 43। एडिशन के पेज नंबर 43 पे जाओ। एडिशन के पेज नंबर 43 पर जाओ। मिल गया सबको? नहीं इसको नहीं मिला, देखो इसको ढूंढो जल्दी। पेज नंबर 43 है? चलो अच्छा है। क्या मिल गया सबको? एडिशन के पेज नंबर 43 पे आ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे सब कहां गायब हो गए? कहा फ्यूचर डेट में चला गया हूं। चलो पहले दे दो। एडिशन के पेज नंबर 43 पे आ जाओ। और उधर भी है कुछ बच्चा। एडिशन तो बहुत किया मैंने, ज्यादा ज्यादा पढ़ाने के लिए। चलो आ जाओ शुरू करें। मिल गया सबको? मिला नहीं मिला? 43 पेज पर जाओ। अच्छा वो अब जब मिलेगा तो मिलेगा 43 पे आ जाइए। आ गए? तुम लोग टोपा की क्लास में आते हो सारे बच्चे, या D2H पे देखते हो? जो नहीं देख रहा है उसको एग्जाम में टोपी पहना देगा टोपा। सीधा सा बात है। कुछ बच्चे तो मैं देखता हूँ मॉडल फर्स्ट में आते हैं बेचारे, पढ़ते भी है, CMA की क्लास में भी। जब CMA में आते हो तो उसमें भी आओ। हाँ तो अब जो नहीं आते हैं तो कम से कम D2H पे करो यार, छोड़ क्यों रहे हो? टोपा बहुतों को टोपी पहनाता है एग्जाम में। आइए, सबसे पहले FED पॉलिसी, दूसरा RBI की पॉलिसी, और तीसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स। चलो बोलो ब्रॉडली बोलो। 3 पॉलिसीज ऐसी हैं जो शेयर बाजार को पर असर करती हैं, बोलो कौन कौन?
एफईडी पॉलिसी, दूसरा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, तीसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब चलो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले किस कौन है? एफईडी। एफईडी कौन है? फेडरल सिस्टम, चलिए फेडरल रिजर्व सिस्टम। वहां का क्या है भाई? कहां का? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक का हमारे शेयर बाजार पे क्या असर? अरे भाई, अमेरिका ऐसी बॉस नहीं है ना। हर कंट्री में उनका पैसा लगा हुआ है, वो वहां पे पैसा खींचते हैं ना, तो यहां से पैसा खींच लेता है। अब एक बताओ, अमेरिका है, आज अमेरिका अपने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबको बोल दे, जैसे सबको बोल दे कि अपने देश से प्यार करो, है ना, अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका से बाहर कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा, आपका स्टॉक मार्केट धराम हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो उन्हीं का लगा हुआ है। अरे अमीर देश तो वही है। अब देखो, कोका कोला कहाँ का? वहीं का। पेप्सी कहाँ का? वहीं का। एम्बे कहाँ का? वहीं का। और बोलो जितने भी तुम्हारे दवाई वाली कंपनीज हैं, फाइजर वहीं का है, मैकडी हाँ वहीं का, डोमिनोज वहीं का, पिज्जा वहीं का। और है, और वहां की और कुछ बड़ी बड़ी कंपनी का नाम बोलो। माइक्रोसॉफ्ट वहीं का, एप्पल वहीं का। तो आप एक बात बताइए, सुनिए, सारे अमीर अमीर कंपनीज वहीं की, सारा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर वहां का बैंक प्रेशर दे दे उन लोगों पे कि तुमको लोन नहीं मिलेगा, तो जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो असर नहीं आएगा। यहां पे आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। तो वही है। आ जाओ भाई, चलो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो एफईडी है, एफईडी का 5 जनरल फंक्शन बताओ। बताते चलो। अब एक बार थ्योरेटिकल है, तुम लोग बोलो। पहला, नेशन का मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करना। नेशन का मतलब ये भारत नहीं, वो यूएसए का है, तो नेशन का मतलब उनका नेशन, उनका नेशन का मतलब यूएसए। दूसरा, वहां के फाइनेंशियल सिस्टम के स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, बोलते चलो साथ में। उसके बाद जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सेफ्टी को और साउंडनेस को प्रमोट करना। अगला, जो वहां का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको सेफ बनाना, एफिशिएंट बनाना। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। मोटे मोटे तौर पर ये है। बाकी एग्जाम में इसको आगे पीछे जितना लिखा हुआ वो भी रट के लिखना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको सीएस बनना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन? हमारा अपना, वो हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया नेशनल। तो नेशनल क्या, जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं उससे भी असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा आता है, और पैसा का ओरिजिन कौन है इंडिया में? आरबीआई। पैसा वो छोड़ेगा तो लोगों को मिलेगा, रोकेगा तो लोगों को नहीं मिलेगा। जब लोगों को मिलेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे? ये समझे? बाकी तुम लोग शायद आरबीआई सबके बारे में मुझे लगता है सीएसडब्ल्यूटी में पढ़ते हो गया, तो तुम मेरे से ज्यादा ही जानते होगे फिर, क्योंकि सीएसडब्ल्यूटी मैंने तो नहीं किया है ना। तो बताइए, आरबीआई की नहीं बहुत सारे रेपो रेट, कौन कौन ये सब जो होता है, तो ये सारी चीजें आप जानते हो, बैंक रेट, ये रेट, तो वही सब है। उनका दो ही काम होता है, या तो पैसा वापस खींच लेता है वो, और या वापस कर देता है, तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोग उससे खर्च करने लगते हैं, उससे क्या बढ़ जाता है? इन्फ्लेशन। और जब वो पैसा खींचता है, लोगों के हाथ में पैसा होता है, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन रेट घट जाता है। इन्फ्लेशन को छोड़िए, इन्वेस्टमेंट को पकड़िए। आरबीआई पैसा छोड़ेगा तो ना इन्वेस्टमेंट करूंगा, आरबीआई पैसा खींच लेगा तो कहां से इन्वेस्टमेंट करूंगा? तो क्या आरबीआई की पॉलिसी से बहुत फर्क पड़ता है शेयर मार्केट को? क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा आना है, अब पैसा को पकड़ कौन बैठे हुआ है? आरबीआई। तो वही लिखा हुआ। अच्छा, आरबीआई का काम क्या क्या है भाई? आरबीआई एक ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बनाता है जिससे हमें क्या मिले? हाई ग्रोथ, और हमारा प्राइस स्टेबल रहे। प्राइस का जो वैल्यू है, जानते हो ना, इंडियन रुपीस का वैल्यू, वो ज्यादा नीचे डेटोरेट ना करे। आइए, उसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक्चुअली इस जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट पॉलिसी या मनी मैनेजमेंट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोल दो, क्रेडिट पॉलिसी बोल दो, मनी मैनेजमेंट पॉलिसी बोल दो, बात तो बराबर ही। आइए, अच्छा, आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाएगा, दिमाग में क्या चलता होगा उसको? दिमाग में ये चलता होगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी का क्या हाल है, सप्लाई बढ़ाऊं या सप्लाई घटाऊं। तो यही दो ही काम तो है उसका।
या तो सप्लाई बढ़ाएगा या सप्लाई घटाएगा। सप्लाई बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में भी आएगा पैसा, सप्लाई घटेगा तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हैं आप? समझ नहीं समझ रहे हैं? तो वही लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये जो पैसा भेजना मतलब पैसा का सप्लाई बढ़ाना या पैसा खींच लेना, ये अपने याद होगा क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके। जो तुम लोग बोलते हो, बोलो रेपो रेट, क्या क्या बोलते हो? रेपो रेट, बैंक रेट, बोलो तो और क्या है? एक ना लिक्विडिटी, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी रेशियो कुछ होता है, LAF ऐसे करके होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुना होगा ये सब। तो ये सब इनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो मनी के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। जरूरत पड़ा तो मनी का सप्लाई बढ़ा दिया, जरूरत पड़ा तो मनी का सप्लाई खींच लिया, खींचने मतलब वापस ले लिया। आइए, अच्छा वो ऐसा क्यों करता है? जिससे फिर वही बात, जो मनी है उसका यूज, उसका कॉस्ट, उसकी एबिलिटी मार्केट में बनी रहे और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होता रहे। क्योंकि जानते हो ज्यादा पैसा छोड़ना भी ठीक नहीं है, उसके लिए महंगाई बढ़ जाती है। जब सबके हाथ में पैसा होता है सब मार्केट में आ जाते हैं, और जब सब मार्केट में आते हैं तो दाम बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई तो वही है। चलो अच्छा एक बात बताइए, जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? बोलो, ये तो होना ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा अच्छा रहे, प्राइस स्टेबिलिटी रहे। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब जैसे डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस ज्यादा नीचे ना चला जाए। देखो लास्ट में लिखा हुआ प्राइस स्टेबिलिटी में एक बार ये क्या चेक करता है? महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अच्छा ये क्या होता है? बिल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, अच्छा बताओ, दो लाइन होता है, सुनो। एक होता है BOP सरप्लस, एक होता है BOP डेफिसिट। बताओ तो, तुम लोग तो पढ़े हुए CSWT में। BOP सरप्लस कब होता है? यहां लिखा हुआ है BOP सरप्लस का मतलब एक्सेस सप्लाई हो गया, और BOP डेफिसिट का मतलब सप्लाई डेफिशिएंट है, मार्केट में पैसा उतना नहीं। तो ये दो तरीके का इनका पॉलिसी होता है। जब इनको लगता है ज्यादा पैसा हो गया तो फिर ये पैसा खींचने लगते हैं, और जब लगता है पैसा कम है तो ये पैसा सप्लाई बढ़ा देते हैं, है ना? हाँ, रेट वेट कम कर देते हैं, ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने। चलो अगला बोलो। अच्छा एक बताइए, पैसा मार्केट में ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए? न्यूट्रल का मतलब एकदम इक्विलिब्रियम तो बोला ना, कि एकदम मेंटेन रखो, जिससे कि ना ज्यादा हो ना कम। ज्यादा होने से महंगाई बढ़ जाएगा, कम होने से दिक्कत हो जाएगा, है ना? बैंक रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी पैसा मार्केट में जाता और आता है। अच्छा बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जिस पर RBI कॉमर्शियल बिल के, मतलब कॉमर्शियल बैंक के बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या करता है? डिस्काउंटिंग करता है। ये ना, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके बिल की क्या करता है? डिस्काउंटिंग करता है। अच्छा ये रेट बढ़ा देगा तो, अगर रेट बढ़ा देगा तो कम बैंक जो है कम डिस्काउंट कराने हैं। डिस्काउंट कराने का मतलब डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट का मतलब होता है इनकैश कराना। क्या कराना? इनकैश। ही तो बचपन में कभी पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, या तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज का समय से पहले डिस्काउंट करा लेते हैं। तो समय से पहले डिस्काउंट कराने का मतलब इनकैश कराना है। तो अगर उसका रेट वो ज्यादा लेगा तो बैंक के पास कम पैसा होगा, बैंक के पास कम पैसा होगा तो मार्केट में सप्लाई कम होगी, क्योंकि बैंक लोन देगा ही नहीं। अच्छा लेकिन रेट घटा देंगे तो सारे बैंक के पास बहुत पैसा आ जाएगा, जब बहुत पैसा आ जाएगा तो खूब लोन देने लगेंगे, जब खूब लोन देने लगेंगे तो मार्केट में पैसा ही पैसा होगा, है ना? लेकिन वही पैसा होने से भी दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? महंगाई बढ़ जाती है। आज महंगाई पे आ भी गए। ये 1 2 3 होना चाहिए क्या यहाँ पे? तुम्हारे में 3 लिखा हुआ है, मेरे में गलत लिखा हुआ है। आ जाओ, इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है पहले बताइए। क्या एक तरीके का ये बैरोमीटर है जिससे पता चलता है कि हालात आगे क्या होने वाले हैं? अगर तुम्हारा इन्फ्लेशन इंडेक्स दिखा रहा है महंगाई बढ़ सकती है, तो इसका मतलब फ्यूचर में महंगाई बढ़ सकती है, जल्दी से इसको ठीक करो। और अगर वो इन्फ्लेशन इंडेक्स दिखा रहा है कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलने वाला है, तो फिर ठीक है। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? एक तरीके का डेटा कलेक्शन होता है जिससे कि आप पता लगा पाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये ना। अब सुनिए, इन्फ्लेशन इंडाइसेस 2 तरीके के होते हैं। इस दोनों के बीच में कंपैरिजन पहले करा दूं, ये तो मैं उधर पढ़ाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आओ, पहला एक होता है, बताओ कौन? होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा कौन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यही है, देख लो तो पीछे के पेज पर।
देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, क्या क्या है? WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब, ठीक है। अभी मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, पहले डिफरेंस कर ले रहे हैं। आइए, सबसे पहले WPI क्या हमें कौन सा ट्रेंड दिखाता है? मतलब महंगाई का ट्रेंड दिखाता है। क्या दिखाता है? महंगाई का ट्रेंड। लेकिन CPI का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर कौन है भाई? तो देश के नागरिक। तो देश के नागरिक के कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिखाता है वो महंगाई नहीं दिखाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाता है। क्या दिखाता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। महंगाई बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा नहीं, और महंगाई घटेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो तो है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। बताओ WPI क्या बताता है? महंगाई का ट्रेंड, कि महंगाई का ट्रेंड कैसा है। और CPI क्या बताता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। तो इसका मतलब WPI जो है वो चीजों के ऊपर बेस्ड है, सामान के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो CPI है वो लोगों के ऊपर बेस्ड है। नहीं समझ में आया लोग? चीज और लोगों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। चीज का मतलब सामान, प्रोडक्ट, और जो लोग हैं, पीपल हैं, पीपल को कौन कंसीडर करता है? CPI। लेकिन जो WPI वो किसको कंसीडर करता है? प्रोडक्ट्स को। आइए आगे देखिए, WPI के अंदर क्या होता है जरा देखिए आप। जनरली ये लोग किसको किसको पकड़ते हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स को पकड़ रहे हैं। और प्रोडक्ट में भी कौन सा प्राइस पकड़ेंगे? होलसेल प्राइस। ये देख लो, क्या पकड़ेंगे? उसका नाम ही है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये नाम है। अरे WPI का ये नाम है ना। लेकिन जो CPI है वो क्या पकड़ता है? रिटेल। अब रिटेल के अंदर तो ये सब आ जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आ जाएगा। अरे होलसेल के बाद ही तो टैक्स लगता है। होलसेल प्लस टैक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज इक्वल टू रिटेल प्राइस। अच्छा, होलसेल प्राइस महंगा होता है कि रिटेल प्राइस? रिटेल प्राइस। अच्छा, कंज्यूमर जो है डायरेक्टली किससे कंसर्न है? होलसेल प्राइस से या रिटेल से? तो CPI किसको पकड़ेगा? रिटेल को। WPI किसको पकड़ेगा? होलसेल प्राइस को। पहले समझ में आ गया? आइए अगला, जो WPI के लिए हम प्राइस उठाते हैं वो किस बेसिस पे? लेकिन CPI के लिए जो जितने भी कलेक्शन होते हैं वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। तो बताइए, दोनों में से प्राइस कलेक्शन किसका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है? CPI। CBI नहीं, CPI। CPI तो का थोड़ा स्ट्रिक्ट कलेक्शन है, और जो उसका है WPI का वो थोड़ा सा हल्का सा आपका, मतलब आराम से थोड़ा थोड़ा उठा लिया, हर जगह से इतना इतना देख लिया, है ना। अगला, CPI के अंदर क्या आएगा? जनरली कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विस, बस। लेकिन WPI के अंदर तो सारे गुड्स आएंगे और सारी सर्विसेज आएंगे। समझ में आ गया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड चीजों को देखता है, तो WPI तो सबको देखता है। अगला, अच्छा, WPI के अंदर जो वेट असाइन होता है उसमें सारी चीजों को देखा जाता है, नेशनल अकाउंट एंड एंटरप्राइज सर्वे डेटा। लेकिन CPI के अंदर सिर्फ वो किसको पकड़ते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा, कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसी से उसकी क्या पता चल जाती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब वापस आइए, चलो, इन्फ्लेशन इंडाइसेस दो तरीके के हैं, बोलो कौन कौन? CPI एंड WPI, ठीक है। लेकिन USA में कौन कौन होता है? CPI, PPI। PPI का फुल फॉर्म? तो वहां कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर चलता है, अपने यहां क्या चलता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब जा देखते जाओ, होलसेल प्राइस WPI कब से चल रहा है? बोलो, जो लिखा ना, टिल अप्रैल 2014 तक कौन चल रहा था? WPI, यही मेन इंडेक्स था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी शुरू कर दिया। तो क्या अब ये दोनों मिलके सब कुछ होता है? तो पहले अकेला था, मतलब 2014 तक क्या होता था? अकेला चलता था कौन? WPI। पर 14 के बाद WPI भी है और CPI भी है। ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब CPI 2014 में आया हुआ। अरे ये मतलब हुआ ना। चलो, WPI कौन से मंत्रालय में देखा जाता है और किसके ऑफिस में? इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस, मतलब वो ऑफिस इसको कैलकुलेट करता है। और ये कब आएगा तुमको? मंथली रिलीज होता है। ये क्या होता है? मंथली रिलीज होता है।
इसका बेस ईयर क्या माना गया है? 2004-5 को। ये शुरू कहां से करते हैं? 4-5, और उसको समझते हैं 100। वेट क्या असाइन करते हैं? 100। अब 100 के हिसाब से जैसे 102 हो गया तो बढ़ गया, 99 हो गया तो घट गया। तो ये बेस किसको समझते हैं? 100। और ईयर किसको समझते हैं? बेस ईयर 4-5 को। ठीक है जी। लेकिन सीपीआई का बेस ईयर कौन है? 2012, चूंकि बाद में ही आया हुआ है, इसलिए आपका याद रखिएगा डब्ल्यूपीआई का अलग रिजल्ट आता है और सीपीआई का रिजल्ट अलग आता है। क्यों रिजल्ट अलग आता है? दोनों का बेस ईयर अलग अलग है, दोनों का बेस ईयर अलग अलग है। चलो आ जाओ, पहले डब्ल्यूपीआई में बताओ कितने आइटम्स को चेक किया जाता है और कितने प्राइस कोटेशन को उठाया जाता है। और ये जितने भी आइटम्स है उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। बोलो कौन कौन? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इनको रिटेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनको सर्विस से भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ गुड्स को पकड़ते हैं, ये अच्छी बात। लेकिन तुम्हारा वो जो है कौन, सीपीआई, वो तुम्हारा सर्विस को भी पकड़ता है और गुड्स को भी, लेकिन ये सिर्फ गुड्स को पकड़ते हैं ये सिर्फ गुड्स को पकड़ते हैं, उसका भी सिर्फ होलसेल प्राइस उठाते हैं, ये रिटेल प्राइस उठाते नहीं। अच्छा, सीपीआई के बारे में बताओ, सीपीआई के बारे में बताइए। सीपीआई 3 लेवल पे उठाता है ये लोग। पहले बताओ, सीपीआई फॉर कुछ कल चलो लो पूरा तो बोल नहीं पा रहा है, बोलो पूरा। हाँ, एक तो पढ़ते पढ़ते ऐसे हालत खराब है, तो चल। हाँ, कोई बच्चा बोलो चल। थर्ड। अच्छा, ये बताओ तीनों में से कौन दोनों मैच करता है? जल्दी बताइए। फर्स्ट और सेकंड मैच करता है कि थर्ड अलग है? तो याद रखना, फर्स्ट 2 को एक साथ उठाया। जो फर्स्ट 2 है बताओ तो कौन से मंत्रालय से होता है और कौन से डिपार्टमेंट से? अच्छा, लेकिन थर्ड वाला जो है क्या वो अलग मंत्रालय है? बताओ, मंत्रालय का नाम बताओ। और कौन से ऑफिस से आता है ये बन के? कंपनी सेक्रेटरी ऑफिस नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। तो देख लिया कैसे कैसे चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आरबीआई कौन सा यूज करता है? सीएसओ वाले का इस्तेमाल करता है। देखो लिखा हुआ, सीएसओ मतलब थर्ड इस्तेमाल करता है, थर्ड ही है ना सीएसओ। अरे सीएसओ कौन है? फर्स्ट सेकंड है कि थर्ड? थर्ड है ना, तो थर्ड का इस्तेमाल आरबीआई करता है। चलो, ये कौन किसको बेस ईयर समझते हैं? और इनके आइटम कितने भाई? 448 और 460। तो इसका दोनों जोड़ दोगे तो ज्यादा हो गया, दोनों जोड़ो तो कितना हो गया? एक बार 8 आएगा, इतना पता है मुझे। 6 4 10 4 4 8 1 9, 908। और वो कितना दिखता था? 700 600 क्या था वो? 676। और ये कितना दिखता है? 908। तो क्या सीपीआई का ब्रॉडर स्कोप है? यस। और ये कितने ग्रुप में बांटते हैं? वो कितने ग्रुप में बांटता था? वो तीन में बांटता था ना, वो 3 में बांटता था। ठीक है जी।